मैं धन्यवाद देता हूँ रविंद्र जी को और अनीता जी को, जिन्होंने आपके साथ बात करने का एक अवसर हमें दिया है। और आज की जो बात मैं शुरू करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इतिहास में एक सवाल हमेशा ही बड़ा रहा है कि मानव क्या चीज है, इंसान क्या चीज है, मनुष्य क्या चीज है। इसके बारे में जो भी फिलासफर हुए हैं अभी तक दुनिया में, उन्होंने अपनी अपनी बात इस बात पे कही है। तो जो हमारे फिलासफर हुए जिनका नाम था राम प्यारे सराफ, उन्होंने कहा कि मानविक बायो सोशल एक जैव समाजी जीव है। जैव समाजी जीव का मतलब होता है कि इसका जो वजूद है, इसकी जो होंद है, वो तो है जैविक। जैसे इसको खाना अपना खुद का खाना पड़ता है। मेरी और रविंद्र जी की जितनी मर्जी दोस्ती हो, मैं इनको ये नहीं कह सकता कि रविंद्र जी मेरे को भूख लगी है यार, उधरले कमरे में जाके मेरे लिए खाना खा लो। क्योंकि अगर मेरे को भूख लगी है तो मेरे को ही खाना पड़ेगा। अगर मेरे को नींद आती है तो मेरे को ही नींद लेनी पड़ेगी। इस करके अगर मैं बीमार हूं तो दवा मेरे को खुद को ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी अपने बिल्कुल नजदीक वाले के कह दूं कि यार मेरे हिस्से की आप दवा खा लो ताकि मेरे को कोई फायदा हो जाए। जड़ी ये बात है जो वो इसके जैविक चरित्र को प्रकट करती है। दूसरा जो समाजी जीव इस एंगल से है कि हमें समाज में रहना है, हमें किसी ना किसी सामाजिक यूनिट का मेंबर बन के रहना है। परिवार भी हमारा एक सामाजिक यूनिट है जिसके हम सभी लोग मेंबर हैं। और फिर आगे हमारी जो यूनियन है, हमारे संगठन है, उनके भी हम मेंबर हैं। और कई तरीकों से हम जुड़े हुए हैं समाज के अलग अलग हिस्सों से। इसलिए इंसान है जो वो एक जैव समाजी जीव है जिसकी जैविक जरूरतें अलग है और सामाजिक जरूरतें अलग है। दोनों को हम एक नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें मोटी 4 चीजों की जरूरत है। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने की ट्राई करूंगा। 4 चीज कौन कौन सी है जो हमें जिंदा रखती है। उसमें पहली चीज है शुद्ध हवा, जिसको हम प्राण वायु बोल देते हैं। कि सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा चाहिए। ये हर इंसान को चाहिए, गरीब को भी अमीर को भी। इसमें कोई मर्द को भी औरत को भी, बच्चे को भी बुढ़े को भी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कुदरत ने इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरी हमारी जरूरत है पीने का शुद्ध पानी। वो हर इंसान को भी चाहिए। अगर आप अपने थोड़ा सा इस इंसानियत वाली फैमिली को बड़ा कर लें तो जीव जानवरों को भी चाहिए। क्या चीज? दूसरी चीज शुद्ध पीने का पानी। तीसरी इसकी जरूरत है शुद्ध खाने का भोजन, जिसको हम जहर मुक्त भोजन भी बोलते हैं, जिसमें कोई रसायन कोई जहर ना हो। वो भोजन हमें मिले सब प्राणियों को समेत जीव जानवरों को। 3 चीजें होगी। चौथी चीज होगी इसमें कि हमें एक जीवन जीवन जोग तापमान चाहिए, गर्मी सर्दी चाहिए। ना ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा सर्दी चाहिए।
हमें एक खास मात्रा में जिस भी एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के मुताबिक हमारे को जीवन लायक टेम्परेचर चाहिए। इसलिए ये 4 चीजें हैं जो आदमी को, किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और इसमें एक खासियत और है कि ये 4 चीजें बंदे ने नहीं बनाई, इंसान ने नहीं बनाई, ना जे किसी कंपनी ने बनाई है, ना जे 4 चीजें किसी फैक्ट्री में बनती है। ना हवा फैक्ट्री में बनी, ना कंपनी ने बनाई, ना पीने वाला पानी कंपनी ने बनाया। ये बकरी बात है कि वो पानी लेकर उसको साफ करके बोतल बंद करके कंपनी का नाम दे देते हैं आजकल। वो तो ठगी है, पर बनाया नहीं। किसी फैक्ट्री में पानी अब तक बना नहीं, भोजन भी नहीं किसी फैक्ट्री में बनता। कई बार हम कहते हैं कि हम कुरकुरे फैक्ट्री से बने लेते हैं। कुरकुरे जिस चीज के बनते हैं वो फैक्ट्री में नहीं बनते। आप चिप्स खाओगे तो आलू तो किसी फैक्ट्री में नहीं ना बना। भोजन है जो, वो हमारा कहाँ से आता है? वो खेत से आता है, मिट्टी से आता है। सिर्फ 1% हमारा भोजन है वो समुद्र से आता है, जब पानी से आता है वो मछली के रूप में। बाकी तो करीब करीब हमारा सारे का सारा भोजन है वो जमीन से आता है, मिट्टी से आता है, खेत से आता है। और टेम्परेचर भी किसी ने नहीं बनाया, बंदे ने, ना किसी कंपनी ने, ना किसी सरकार ने, ना किसी पार्टी ने, ना किसी प्रधानमंत्री ने, ना किसी मुख्यमंत्री ने, ना। ये सब चीजें कुदरत ने हमें दी है। इसी वजह से धरती पे जीवन है। अभी हम बहुत सारे लोग सुनते हैं कि चांद पे आदमी चला गया, ओ इधर मंगल पे चला गया, शुक्र पे चला गया, सब ग्रह देख ले, कहीं जीवन नहीं है। जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां जीवन को पनपने के लिए और विकसित होने के लिए मकबूल हालात नहीं है, जिसको हम वातावरण का या पर्यावरण का नाम देते हैं। धरती ही एक महज ऐसा ग्रह है जहां एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें जीवन पनप भी सकता है और बढ़ भी सकता है, विकसित भी हो सकता है। इसलिए हमें पहली बात तो ये है कि ये 4 चीजें पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसके बाद जब हम जिंदा रहते हैं तो हमें पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, करने के लिए काम भी चाहिए, और बाजार जाने के लिए पैसा भी चाहिए। क्योंकि पैसा करीब करीब तभी आया जब मंडी बाजार आया। जब तक इस समाज में बाजार नहीं सी आया तब तक पैसा भी नहीं थी आया। उस समय लोग चीजों के साथ बटांदरा करते थे। जिसके पास जो होता था वो दूसरे को दे देता था, उसके पास जो होता था वो उससे ले लेता था। वहां उस समय टका बना नहीं था। टके की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, पैसे की आजू की कोई ज्यादा नहीं है। ये तो जब कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया तो ही आया। ये तो पहले नोट आए, पहले जो सिक्के पड़े, वो जितने का वो सिक्का था उसी तंतु का वो बड़ा होता था। पहले सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे। अब अगर वो तांबे का सिक्का आज हम, वो चांदी का 1 रुपया किसी के पास आज घर पे हो, तो अगर हम आज उसको बेचने की ट्राई करेंगे वो 1 रुपये में नहीं बिकेगा, वो कई 100 रुपयों में बिकेगा। लेकिन फिर हौली हौली ठगी ये हो गई कि वो जो पैसा था, सिक्के वाला पैसा था,
वो कागज का टुकड़ा बन गया। अगर वो कागज का टुकड़े को अब हम किसी भी तरीके से इधर उधर करेंगे, उसका कुछ नहीं बनता। चलो कोई नहीं, आराम आराम, कोई नहीं, बच्चा इसका, हाँ कोई बात नहीं, बच्चा इसको पता नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जिस समाज में, पूंजीवादी समाज में हम अब रह रहे हैं, इसमें एक बड़ी बात ये बन गई है कि ना मैया ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ी चीज क्या है। वो चीज है ना जो हमें जिंदा रखती है। जब ये रुपया बना नहीं था तो भी लोग जिंदा थे, हमारे पूर्वज बगैर रुपयों की जिंदा थे, क्योंकि उनको शुद्ध हवा मिल रही थी, शुद्ध पीने का पानी मिल रहा था, शुद्ध खाने का भोजन मिल रहा था, और ठीक ठाक तापमान मिल रहा था, गर्मी सर्दी का सब रुत्ता मिल रही थी। लेकिन अब वो तो हो गया सारा खराब, हवा खराब, पानी खराब, भोजन खराब, और तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, वो तो हमने खराब कर लिया। लेकिन एक चीज हमें सबसे प्यारी लगने लग गई, वो है रुपया। वो बाप और बेटे में भी झगड़ा डाल देता है, माँ और बेटे में भी झगड़ा डाल देता है, माँ और बेटी में भी झगड़ा डाल देता है। वो झगड़े की जड़ है, वो रिश्ते में भी झगड़ा डालता है। जो हमारे सामाजिक रिश्ते, पति पत्नी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, जो भी हमारे माँ बाप का रिश्ता, जो भी हमारे रिश्ते हैं, उसमें भी वो ही झगड़ा डालता है। इसलिए अब क्योंकि जितनी भी ये पार्टियां हैं, मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलूंगा, सब कहेंगी कि आपको पैसे दे देंगे, वोट दे। वो ऐसी स्कीमें आपके सामने लाएंगी कि 1000 रुपया महिलाओं को दे देंगे, फिर इसको 1500 कर देंगे, फिर इसको 2500 कर देंगे। फिर अपने को ये लगता है यार ठीक है, फिर इतने पैसे देते हैं तो वोट इनको दे देते हैं। कोई भी पार्टी अभी तक ऐसी नहीं है हमारे मुल्क में या हमारी दुनिया में भी, कल ये मत सोचो कि ये बीमारी इंडिया में ही है, ये बीमारी पूरे संसार में है, कि जो ये कहे कि आपको शुद्ध हवा देंगे, शुद्ध पानी देंगे, शुद्ध भोजन देंगे और ठीक ठाक तापमान देंगे, इसलिए वोट दे दो। कोई नहीं आता आपके पास ऐसा कहने वाला, शायद आप ना भी दिए। अगर कोई ऐसा कहने आ भी जाए तो शायद हमारे को ये लगेगा यार पैसा तो ये देता नहीं, ये शुद्ध हवा का क्या करेंगे, शुद्ध पानी का क्या करेंगे, छोड़ परे, इसको नहीं वोट देंगे, पैसे वाले को देंगे। इसीलिए वो पैसा डाल रहे हैं। इसलिए एक बात तो हमें जो समझनी है, जो चर्चा करनी है, वो ये करनी है कि हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है। ये 4 चीजें हैं जो कुदरत ने दी है, बंदे ने नहीं बनाई, और बंदे ने एक चीज बनाई पैसा, उसको हम मूल्यवान बना लिया। आप देखो कि कुदरत कैसी चीज है, कुदरत के पास जो भी मूल्यवान चीज है ना, वो भी संभाल के रखती है हमारी तरफ। जैसे हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज या तो गहने वगैरह होते हैं सोने के, जब रुपया होता है उसको हम पर्स में डाल के रखते हैं, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से उसको मतलब ऐसे सुरक्षित रखते हैं कि कोई और चीज गिर जे ना। कुदरत ने भी देखो कोला बनाया, कुदरत ने कोले को कहां संभाला, जंगल के नीचे। कुदरत ने लोहा बनाया, लोहा कहां संभाला, जंगल के नीचे, पेड़ों के नीचे। इवन सोने की खाना भी आपको मिलेगी तो
बहुत ही सुरक्षित जगह कुदरत ने उनको संभाल के रखा हुआ है। इसलिए जैसे उसने संभाल के रखा है, जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हम भी सबसे ज्यादा सुरक्षित उस चीज को रखेंगे जो हमें, जहां हमारे आने वाले बच्चों के लिए ज्यादा मूल्यवान है, तब बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था तो दिल्ली के बारे, खास करके रविंद्र जी, कि दिल्ली में इतना धुआं है, और वो धुआं है जो वो कितनी आयु कम कर देता है एक इंसान की, दिल्ली में रहने वाले जो रेगुलर दिल्ली में रहता है। उसका आंकड़ा है 8 साल से लेकर 12 साल तक, कि जो बचपन से दिल्ली में रहेगा उसकी आयु कंपैरेटिव किसी और गांव में रहने वाले आदमी, जहां औरत से 8 से लेकर 12 साल तक कम हो जाएगी। और वो कम होने की वजह है वायु प्रदूषण, हवा का प्रदूषण। जैसे आप घरेलू काम करते हो, प्रदूषण 2 किस्म का होता है, एक गैस का प्रदूषण होता है, एक कणों का प्रदूषण होता है। कई बार आप, क्योंकि आप तो घरों में काम करने वाली महिलाओं हो, कई बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि सुबह सुबह जब आप कोई झाड़ू वगैरह लगा रही होंगी ना, तो अगर उस कमरे में किसी थोड़ी सी रोशनी आ रही हो ना, थोड़ी सी रोशनी, तो उस रोशनी को आप अगर चेक करोगे तो आप देखोगे कि कितने कण इधर उधर हो रहे हैं। वैसे नहीं बोलते, जैसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना कई चीजें हम, ऐसे वो मतलब हमारा देसी माइक्रोस्कोप बन गया। अगर आपने उसका एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो वो देसी माइक्रोस्कोप बन गया कि आप देखो कितने दूर के कण हैं। और ये दूर के कण है जो, इसके बारे में 2 धारणाएं हैं। एक है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, दुनिया का जो एक ऐसा संगठन है वो जो आदमी के स्वास्थ्य को देखता है, हमारे सब लोगों के स्वास्थ्य के बारे में वो कानून बनाता है। जो कण है उसकी मोटाई के हिसाब से ये 2 हैं। एक को कहते हैं 2.5 पार्टिकुलरेट मैटर, एक कहते हैं 10 पार्टिकुलरेट मैटर। मतलब एक का साइज है वो 10 है, एक का साइज 2.5 माइक्रोग्राम। मतलब 2.5 वाला बहुत ज्यादा बारीक है, 10 वाला उससे थोड़ा मोटा है। 10 वाले को कई बार जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक में जो बाढ़ वगैरह है या कई ऐसी हमारे सुरक्षा प्रणाली है शरीर में, वो रोक लेती है, उसको निकाल देती है। और जो 2.5 वाला है वो नहीं निकलता, वो सबसे खतरनाक है। वो WHO कह रही है कि वो कितना होना चाहिए। वो कहते हैं कि 2.5 वाला है वो 10 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर साडी सरकार का कानून कह रहा है कि नहीं, इंडिया के 40 ग्राम क्यूबिक मीटर, माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर साढ़े चलेगा। पहले तो हमने जो फार्मूला बना लिया उससे 4 गुना ज्यादा बना लिया। वो 10 कह रहे हैं दुनिया वाले, ये 40 कह रहे हैं हमारे वाले। फिर भी ये मतलब 84% लोग साडे मुल्क दे गंदी हवा साह ले रहे। मतलब उसमें अभी मैं जब रविंद्र जी बात कर रहे थे तो मैं चेक कर रहा था, तो जहां हम बैठे हैं, जहां 2.5 वाला जो मैटर है वो कितना है,
429 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है जहां हम बैठे हैं। चाहिए कितना? 10। और इंडिया की भी गल मान लिए तो 40 का 429 है। और फिर कई बार ये बात भी चलती है कि जो पंजाब दिल्ली का एयर कंडीशन है ये तो पंजाब वाले खराब करते हैं। ये हमारे पे भी एक एलिगेशन लगता है कि जो पराल जलाते हैं कोई ये नहीं कहता कि यार पराल वाले हमें चावल भी देते हैं। भी पराल क्या पंजाब में चावल भी होता है या कल्ला पराल होता है? दोनों ही होते हैं ना। अगर फिर चावल चाहिए तो पराल तो आएगा ही आएगा। ये बखरी बात है कि उसको जलाना नहीं चाहिए। इसके हम फेवर में नहीं है, इसके पक्ष में नहीं है हम। लेकिन एक बात जो देखो ना, अब 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया पराल जल के खत्म हुए, आज भी इतना पोल्यूशन क्यों है? ये सोचो ना कि यार वो तो हमने तो गेहूं बो के उसको 30 दिन के बाद पानी लगाते हैं, पानी लगाए भी हफ्ता हो गया, मतलब हमारा तो गेहूं 40 दिन का हो गया। इसका मतलब 40 दिन से पहले जला होगा ना। फिर ये अब भी क्यों है इतना? क्योंकि बदनाम बुरा पंजाबी की कहावत है। उधर लाहौर वाले कह रहे हैं कि हमारे प्रदूषण और पंजाब आपका पंजाब इंडियन पंजाब वाले चाहते हैं, और उधर दिल्ली वाले कहते हैं कि आपका प्रदूषण आता है। मतलब दिल्ली वाले बदनाम कर रहे हैं, लाहौर वाले भी बदनाम। मरियम मैडम है ना वहां की पंजाब की मुख्यमंत्री, उसने हमारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप इस धुएं को रोको ना। और बात असल में ये है कि कोई भी अपने आप को दोष नहीं देना चाहता कि ये हमारी वजह से हो रहा है। अमृतसर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के आसपास है और लाहौर का 1620 है। इससे ज्यादा है अपना दिल्ली से। अब आप देखो कि लाहौर का और अमृतसर का डिस्टेंस कितना है, फर्क कितना है? 35 किलोमीटर ही है ना सारा। पहले लोग तांगे पे जाते थे और 25 पैसे में तांगा अमृतसर तो लाहौर ले जाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ एक चौनी नाल। चौनी तो कराया था सारा। अब ये प्रदूषण कैसे जा रहा है हमारे से तो समझ से बाहर है कि वो उधर भी जा रहा है पंजाब वाला, इधर भी आ रहा है और पंजाब में है। इसलिए ये जो बातें हम कर रहे हैं हम लोग कि इसका जो असर है ना, वो एक बात और भी है इसमें कि हमें कई बार ये लगता है कि जो गैसों वाला प्रदूषण है ना वो हमें दिखता नहीं। जब सीएनजी की बस जहां आई थी तो बहुत सारे सीएनजी व्हीकल आओ, गैस वाले व्हीकल बढ़िया होते थे और वो प्रदूषण नहीं करते। क्यों नहीं प्रदूषण करते? क्योंकि उनका धुआं नहीं दिखता। उस समय बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा था कि उनका पोल्यूशन ज्यादा खतरनाक है धुएं से। जैसे मैं कई बार ये कहता हूँ कि एक तो हमारा चूल्हा था जो हमारी माएँ बहनें पहले जलाती थी, लकड़ी का चूल्हा। एक है एलपीजी गैस वाला चूल्हा। एलपीजी गैस वाला चूल्हा धुआं नहीं छोड़ता, पर वो जो गैसें वो छोड़ता है वो हमारे स्वास्थ्य पे धुएं से ज्यादा नुकसान करती है। लेकिन हमें नहीं पता। हमें ये लगता है कि देखो जी ये तो स्वच्छ ऊर्जा है, पर पार्टियां भी, हमारा प्रधानमंत्री भी कहता है कि स्वच्छ ऊर्जा हमने मतलब आदिवासियों तक को दे दिया। देखो ना, सिलेंडर आदिवासियों को दे दिया। ये नहीं कि आदिवासियों के लिए तो नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना, उनके स्वास्थ्य की नई प्रॉब्लम आएगी। एलपीजी कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए एक बात
जिसको और खतरनाक माना जाता है वो ये है कि एक होता है इंडोर पोल्यूशन, एक होता है आउटडोर पोल्यूशन, घर के अंदर का और खुले आसमान वाला। खुले आसमान वाले से घर के अंदर वाला पोल्यूशन ज्यादा खतरनाक होता है, और उसमें जो महिलाएं खास करके काम करती है उनके स्वास्थ्य पे ज्यादा असर डालता है। अभी एक आंकड़ा आया है, एक स्टडी हुई है 2009 से लेकर 2019 के 10 सालों की स्टडी है कि जहां कण प्रदूषण ज्यादा है, जैसे मैं अभी कण प्रदूषण की बात की थी 429 है जो 10 चाहिए, वहां कह रहे हैं कि 15 लाख लोग दुनिया में कण प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं, बीमार होते हैं कण प्रदूषण की वजह से। उसमें 4,25,000 मर भी जाते हैं। और जैसे कई बार ये भी आ जाती है बात कि चलो पराग ने भी कोई ना कोई असर तो पाया ही है, लेकिन जमुना में जो जाग आ रही है, इतना गंदा पानी आ रहा है, वो तो पराग की वजह से नहीं ना आ रहा है। जे हम एक कम्युनिटी को, फार्मर कम्युनिटी को हम टारगेट करी जाए कि वो पोल्यूशन कर रही है, वो पोल्यूशन कर रही है। जमुना में तो कोई खेती का पोल्यूशन नहीं डलता। ये सारे किस्म का पोल्यूशन, चाहे वो खेती का है चाहे वो अनाज का है। अनाज के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि 50,000 पौधे हैं जिससे आदमी का भोजन बनता है, अलग अलग टाइप 50,000 पेड़ हैं, लेकिन अब सिर्फ 20 पेड़ ही बचे हैं जिस पे पूरे का पूरा हमारा भोजन डिपेंड कर गया। सिर्फ 20 पेड़, और उनमें से सिर्फ 3 पेड़ ऐसे हैं जो 2/3 भोजन बनाते हैं। वो है चावल, गेहूं और मक्का। ये 3 पौधे ऐसे हैं जिसमें हमारा 2/3 भोजन बन जाता है। इसलिए अब जो एक बात हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो जी चावल इतना हो गया, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं सरकार के पास, ये नहीं वो नहीं। और जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जिसको बोला गया, ये लाए तो इस करके थे, इसका इन्होंने ये कहा था कि हमारे जो लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। बात दरअसल ये नहीं थी, उस समय जितना हमारे पास खाने के लिए अन्न था 1951 में, आज अगर हम देखें कि 5 किलो अनाज हम देते हैं 83-85 करोड़ लोगों को, तो वो एक दिन का कितना है? एक आदमी के से 119 ग्राम। 5 किलो को आप 30 दिन में डिवाइड कर दो, और एक आदमी के से आया 119 ग्राम। उस समय तिलहन, दलहन और सब्जी को छोड़ के भी 329 ग्राम आता था उस समय 1951 में। ये आया क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन? इसकी वजह यही थी कि इन्होंने जो खास करके अमेरिका वगैरह, ये अंग्रेज वगैरह थे, इन्होंने कहा कि हमारे जो पहले ज्यादा लोग खाते थे वो मोटा अनाज ज्यादा खाते थे, बाजरा खाते थे, ज्वार खाते थे, हैं, मक्की भी खाते थे, और दूसरे मतलब जो छोटे छोटे और चीजें हैं, हाँ, कोदरा, रागी, ये सब अनाज हमारे खाते थे। उन्होंने जब अनाज की, भोजन की डेफिनेशन बनाई ना वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस डेफिनेशन में से ये सब चीजें निकाल दी रविंद्र जी।
भोजन किस चीज को कहा है कि चावल और गेहूं, क्योंकि वो दो ही चीजें खाते हैं। मतलब जो चिट्टा ज्यादा होता है, वाइट ज्यादा होता है, और इसीलिए हम भी लोग क्योंकि उनके गुलाम रहे, हम चिट्टे कलर के भी गुलाम हो गए। हम मेरे वर्ग जो ब्लैक कलर वाला वो भी क्रीम क्रूम लगा के वाइट बनने की ट्राई करता है। वो ये नहीं सोचता यार कुदरत ने मेरे को जैसा बनाया है ठीक ही तो बनाया है। मैं कुदरत के मामले में क्यों छेड़छाड़ करूं, पर नहीं हटता नहीं, करता हर एक ही करता। इसलिए उन्होंने गेहूं और चावल को, साथ में मक्का को, प्रोटीन का उनका सोर्स है मीट अंडा उनका, ठीक जब इसको भोजन की कैटेगरी में डाल दिया। इसीलिए हमारे दालों की प्रोडक्शन कम कर दी, इसीलिए हमने मोटा अनाज बोना कम कर दिया। अब तो जहां तक कंडीशन ये है कि ये जो 5 किलो गेहूं और चावल मिलता है, ये राजस्थान के जोधपुर के एरिया में भी चावल दिया जा रहा है, जहां का चावल खाना ही नहीं, जहां के लोग चावल खाना पसंद ही नहीं करते। इसलिए ये जो बातें हैं ना, कि लास्ट में मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अब जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें जितने जहर हैं उतना पोषण नहीं है उसमें। अभी गवर्नमेंट ने एक स्टडी कराई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, उसने उन्हें पूछा 2 फसलों पे करवाई है, गेहूं पे और चावल पे, और उन्होंने कहा कि 1960 के दहाके में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाला काम शुरू कर रहे थे, उसमें 1 किलो चावल में और 1 किलो गेहूं में जितनी पौष्टिकता थी, जितना पोषण था, उसमें 2010 तक आते आते वो ही रह गया। और ये भी कह रहे हैं, वो स्टडी ये भी कह रही है कि 2040 तक चावलों में तो कोई पोषण ही नहीं रहना। और यही वजह है कि जब अलग अलग भोजन से हमें वो सब चीजें नहीं मिलती जो हमारे शरीर की जरूरत है, तो बीमारियां लग रही हैं। और आने वाले दिनों में खास करके जो छुआछूत की बीमारी है ना, ये ज्यादा बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि जंगल जैसे जैसे कटे जा रहे हैं, तो जंगली जीव आदमी के संपर्क में आ रहे हैं, जहां हमारे पालतू पशुओं के संपर्क में आ रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे वायरस हैं, जैसे कोविड था, ऐसे वायरस हैं जो फिर वो वायरस अगर हमारे संपर्क में आएंगे तो कोविड जैसे हालात बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ेंगे, और उससे हमारा काम भी प्रभावित होगा, हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, और उससे हमारे को ज़्यादा नुकसान होने के चांस है। तो इसलिए हमें एक बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम लोग इन सारी बातों पे चर्चा करें, चर्चा करके हम एक अंजाम तक पहुँचे। चर्चा का मतलब यही नहीं कि हमें चर्चा कर ली 10 मिनट बैठ के चाय पे, फिर किसी अंजाम पे नहीं जाना। एक अंजाम पर पहुँचे कि हम ये 4 चीज़ों के लिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पौष्टिक भोजन और जीवनदायक तापमान, इनके लिए काम करेंगे, और जो भी हमारे आएगा ना कोई हमारे पास, उसको कहेंगे कि कोई ऐसी ये 4 चीज़ों में से कुछ भी दे दो, पैसा मत दो समय। अगर आप बीमार नहीं होगे ना तो जीडीपी नहीं बढ़ाते, असल में प्रॉब्लम उनको ये है। देखो दो बातों को एक और समझो, वो बहुत सौखे तरीके से, कि अगर पेड़ खड़ा है तो वो जीडीपी नहीं बढ़ाता, क्योंकि खड़ा पेड़ क्या करेगा? खड़ा पेड़ आपको ऑक्सीजन तो देगा, आपको छाया भी दे देगा, कितनी जीव जानवरों का वो मतलब बसेरा भी बन जाएगा, वहां वो रहेंगे, कीट पतंगे, वो जो भी है।
और वो आपको ठंडक भी दे देगा। मतलब एक एवरेज किस्म का औसत किस्म का पेड़ कम से कम 4 एसियां जितनी ठंडक गर्मी में दे सकता है, पर वो जीडीपी नहीं बढ़ाता। जीडीपी कब बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी जब उसको काटोगे और उस लकड़ी का फर्नीचर बना के मार्केट में उसकी कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी। इसी तरीके से जो स्वस्थ लोग हैं वो जीडीपी नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते जीडीपी? क्योंकि वो गोली नहीं खाते, टिक्की नहीं खाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाते, कोई कैप्सूल नहीं खाते। तो फिर इनकी वो फैक्ट्री नहीं चलती जिसमें कैप्सूल बनते हैं, गोलियां टिक्कियां बनती हैं, सिरिंज बन रही है, कोई नीडल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब हम उसके ग्राहक ही नहीं बने। और इसलिए हमें अगर स्वस्थ रहना है तो इन 4 चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इन 4 चीजों पे ध्यान देंगे तो हम किसी को भी ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें हमें ये 4 चीजें शुद्ध मिले, हम 5 किलो अनाज ही मिले, लेकिन वो मिले तो जहर मुक्त, उसमें पोषण तो हो। उसका काम खाली पेट भरना थोड़ी है। खाने का मतलब पेट भरना नहीं होता। खाने का मतलब है कि पूरी की पूरी एनर्जी, जितनी शरीर को, जितने मिनरल, जितने विटामिन, जितने कार्बोहाइड्रेट्स, जितना प्रोटीन, वो सब चाहिए। अगर वो पूरा मिलेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए अगर 5 किलो की बजाय 4 किलो ही दे दो, पर 2 तो वो जहर मुक्त ना, ये पंजाब वाला तो मत दो ना। इसलिए हम आपको इस बात के बारे में ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये पंजाब में जो सबसे पहले तजर्बा ही पंजाब में किया ना इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का, और उससे पंजाब के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब आप सुनते हो ना, पंजाब से एक ट्रेन चलती है कैंसर से मरीजों से भरी, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन रख रखा है लोगों ने। और ये कंडीशन उन्होंने पंजाब में कर दी। और ग्राउंड वाटर पंजाब का कह रहे हैं कि 2037 में खत्म हो जाएगा। मतलब 12 साल का ही ग्राउंड वाटर बचा है पंजाब में। किसी सरकार को, किसी पार्टी को, किसी ना ही पब्लिक को कुछ चिंता ही नहीं यार। 12 साल के बाद हमारे, चलो जैसे हमारे वर्गे बूढ़े हैं ये तो चले जाएंगे, उस समय तक जो हमारे बच्चे रहेंगे वो क्या पिएंगे, वो पानी के बगैर कैसे काम चलाएंगे। पानी की तो उपलब्धता सारे के ही कम हो रही है, आपके भी कम हो रही है। बगलौर वर्गे शहर जो नामी ग्रामी शहर है हमारे मुल्क के, जो चीलों का शहर कहलाता था, अब वहां पीने के पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो सबसे महंगा मिल रहा है, किराए पे मिल रहा है। इसलिए इस जो विकास का मॉडल हमने अपनाया, उसने पैसा तो बना दिया, पर उसने हमारे जो जीण लायक चारे चीज़ें ने उनको बर्बाद कर दिया। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हर इंसान ने, जिन्हें जिंदा रहना और जिन्हें अपनी आने वाली औलाद को स्वस्थ रखना, अपना काम नहीं करना कि हम जिंदा रहें। अपनी ड्यूटी ये भी है कि हमारी आने वाली पुश्तें हैं जो, वो भी स्वस्थ रहें। कई बार हम अगर बच्चों के साथ कोई झगड़ा हो जाता है ना, माँ का या बाप का, तो वो कहता है यार तेरे लिए तो, थोड़े लिए तो कर ही रहे हैं। अगर बच्चे हमारे मुंह आगे से ये कहने लगे कि खाक कर रहे हो, सारी तो हवा खराब कर दी, हमारा पानी खत्म कर दिया, हमारी मिट्टी बर्बाद कर दी, क्या कर दी, अभी पैसे कोठी बना दी, प्लाट बना दिया, कार ले दी, वो थोड़ी खाने के काम आएगी। इंटरनेट से, गूगल से आप कुछ भी डाउनलोड कर लो, लेकिन रोटी नहीं गूगल से डाउनलोड हो। ये जो ऐसे सिस्टम बनाते हैं ना कि गूगल ये कर देगा, गूगल बाबा वो कर देगा, गूगल बाबा किसी का पेट नहीं भर सकता। ठीक है, इधरली उधरली इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, पर गूगल से रोटी डाउनलोड
नहीं हो सकती। गूगल से कोई भी सब्जी नहीं मिलेगी, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, डाउनलोड नहीं मिलेगा कि आप गूगल को कहो कि 2 केले डाउनलोड कर दे, नहीं होंगे। कोई फोटो कर दे तो कर सकता है, दोस्त की तस्वीर तो मिल सकती है, लेकिन खाने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए वो तो खेत में ही होएगा जो होएगा। इसलिए ये जो पर्यावरण का सवाल है, इसको हमारी संस्था कहती है कि हमारे लिए जीवन और मौत का सवाल है। हमारा देखो ये मानना है कि पैसे बगैर तो काम चल जाएगा, पर इन चीजों के बगैर काम नहीं चलेगा। अब देखो ना, जब कोविड आया तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, और पैसा तो बहुत थी लोगों के पास, और लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे, इसी हॉस्पिटल हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, और सड़कों पे मर रहे थे लोग। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मरा जिसको ऑक्सीजन ना मिली। वहां तो गुरुद्वारा वाले ने ऑक्सीजन की लंगर लगा दिए कि यार ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरना होगा, ये तो ले लो। मतलब उस समय पता चलता है हमें कि ऑक्सीजन की, सांस की, या जिसको प्राण वायु कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्वता क्या है। मरने में आदमी कोई परेशान होता है तो कोई ये नहीं बोलता कि है मेरे को पैसे ला दो, ये कर दो। क्या बोलता है वो आमतौर पे? आप देखो ना कि है पानी पिला दो, मेरे सांस दिला दो। तो पानी और सांस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर हम ये नहीं संभाल सके ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारी संस्था ये कहती है, हमारी संस्था का नाम ही है नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसके केंद्र में 2 चीजें हैं, प्रकृति और मानव। अगर ये दोनों सुरक्षित नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों ने आज इतना अच्छा टाइम निकाला और बहुत ध्यान से इन बातों को सुना, तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर इस पे मूवमेंट बने, और इतनी गंदी हवा है दिल्ली की, फिर भी कोई मतलब ये मांग ही नहीं करता कि यार हवा तो शुद्ध दे दो ना, हो तो छोड़ पड़े। मेरे को रोजगार दे सकते हो, नहीं दे सकते, एक अलग बात है, ठीक है, कोई और बात, कोई नहीं लाके दे सकते, यार हवा तो शुद्ध दे दो ना। इसको तो मत खराब करो। इसको खराब करने वाले तो देखो 3-4 चीजें हैं जो खराब कर रही है इसको। पहले नंबर पे थर्मल, बड़ी फैक्ट्रियां, नंबर 2, नंबर 3 से पूरा ट्रांसपोर्ट। ये 3 चीजें में, और पानी को सबसे ज्यादा खराब करने वाली चीज है फैक्ट्री, प्लस जो साडा लाइफ स्टाइल। अब देखो ना, एक बार यूरिन जाओगे तो उसका फ्लश का वो दबाओगे बटन और 10 लीटर पानी घड़ करके निकलेगा, और किसी को कोई भी उसका वो नहीं आता कि यार मैंने 200 ml यूरिन किया, 1000 ml मैंने उसके लिए पानी बर्बाद कर दिया। कोई किसी पे कोई असर नहीं इन बातों का। सबको ये है कि ठीक है, चल रहा है, कितने के दिन चलेगा। जब कोई भी आदमी फजूल खर्ची करता है ना, तो उसकी फजूल खर्ची कितने के दिन चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती। इसलिए जो समाज ऐसी फजूल खर्ची कर रहा है कि उन्हें हवा खराब कर ली, पानी खराब कर लिया, भोजन खराब कर लिया, और सारे का सारा टेम्परेचर खराब कर दिया। टेम्परेचर के बारे में मैं एक बात कह के अपनी बात बंद करता हूँ कि इस बार लास्ट में जो हमने चावल लगाए ना, लास्ट दिनों वाले, मतलब हमारी एक वैरायटी है चावल की 126 है, PR 126 उसका नाम है। जब वो वैरायटी लग रही थी ना, तो मतलब मैंने ये देखा कि जो लेबर पहले
6 लोग 1 एकड़ में लगा देते थे, 6 लोग, वहां 12 लोग लगाने लगे। मतलब काम करने का टाइम आधा ही रह गया, और वो भी 11 बजे तक जिन्हें लगा लिया 11 बजे के बाद कोई खेत में नहीं थी जा सकता। और मैं पिछली बार ऐतकी इस बार ये कह रहा था अपने खेत वाले मतलब दूसरे किसानों को कि इस बार मरा तो नहीं ना कोई, और अगली जो गर्मी आएगी ना उसमें कईयों को तो चक के लेना पड़ेगा। वो मर गया कहाड़े खेत, एक इधर के खेत च बजा पहले वो चक के। और एक कंडीशन हो रही है और वो साढ़े कम को प्रभावित कर रही है। इसलिए आपने टाइम दिया, बड़े ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई खाते को धन्यवाद।